जय श्री राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राघव और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट दोस्त पर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 और मान लो ये चैप्टर एग्जाम के लिए एकदम गेम चेंजर है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले उन्हें ज़रूर देख लो, क्योंकि ये लेक्चर उनसे कनेक्टेड है और तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर होंगे। और अगर आपका गोल है NISM XV एग्जाम क्लियर करना और एक सक्सेसफुल रिसर्च एनालिस्ट बनना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस एंड तक मेरे साथ बने रहो। मैं हर कॉन्सेप्ट आपको सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, ताकि आपको ना पढ़ाई में कन्फ्यूजन हो ना एग्जाम में। और दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत वैल्यूएबल लगे और आप चाहते हो कि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आता रहे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक एनालिसिस, जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए बेस फाउंडेशन है। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, तब हम कैसे डिसाइड करते हैं क्या खरीदना है, कितना खर्च करना है और कैसे अपनी नीड्स को मैनेज करना है। और ये स्टडी दो लेवल पर होती है, माइक्रो और मैक्रो। चलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी, यानी एक इंसान या एक छोटी यूनिट का बिहेवियर। जैसे आप मार्केट में गए और आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको 100 रुपए का बर्गर लेना है या 50 रुपए का समोसा। यहाँ आपका डिसीजन डिपेंड करेगा प्राइस पर, आपकी इनकम पर और आपकी प्रेफरेंस पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी चीज़ को स्टडी करता है कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और किस प्राइस पर खरीदना है। इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाता है, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस गिर जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आईफोन की डिमांड सडनली बढ़ जाए और सप्लाई लिमिटेड हो तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इंडिविजुअल डिसीजंस पर और कैसे ये डिसीजंस मिलकर मार्केट में प्राइस और प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा लेवल, यानी पूरी इकोनॉमी। यहाँ हम इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को देखते हैं। जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, GDP कितना ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन कितनी है, लोग कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है मतलब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग कम खर्च करेंगे और इकोनॉमी स्लो हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का। गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जैसे टैक्सेस बढ़ाना या कम करना या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना। और सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करता है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अगर RBI इंटरेस्ट रेट कम करे तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज़्यादा बोरो करते हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। अब समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये हमें बताता है इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ क्या है, जैसे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस लेवल्स क्या हैं और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। दूसरा, यह हमें समझाता है इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट कैसे काम करते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसी डेटा के बेसिस पर पॉलिसीज बनाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टेबल रहे। चौथा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी समझाता है, जैसे एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और लास्ट, ये हमें बताता है अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे अगर US में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है इंडिविजुअल लेवल पर क्या हो रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है पूरी इकोनॉमी का बिग पिक्चर क्या है। सिंपल लाइन में याद रखो, माइक्रो इज मी और मैक्रो इज मार्केट और इकोनॉमी। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझना है तो दोनों का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम और डीप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिससे आपका फाउंडेशन और स्ट्रांग हो जाए।
समझते हैं आज एक बहुत पावरफुल टॉपिक, वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपको मार्केट समझना है तो सिर्फ चार्ट नहीं, इकोनॉमी समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। सिंपल वर्ड्स में नेशनल इनकम का मतलब होता है एक देश ने एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितना टोटल पैसा अर्न किया गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके। इसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, जैसे जीडीपी और जीएनपी। अब इसको कैलकुलेट करने के तीन मेन तरीके होते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में हम देखते हैं इकोनॉमी में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर। एग्जाम्पल, फार्मर ने गेहूं उगाया, फैक्ट्री ने मोबाइल बनाया और एक टीचर ने पढ़ाया। इन सब फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू ऐड कर दी जाती है और ये बन जाता है नेशनल इनकम। सिंपल लाइन में याद रखो, कितना प्रोड्यूस हुआ वही प्रोडक्ट मेथड है। अब आता है इनकम मेथड। इसमें हम देखते हैं लोगों ने कितना पैसा कमाया, जैसे एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, प्रोफेशनल्स फीस लेते हैं, बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाते हैं और इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट या रेंट अर्न करते हैं। इन सब इनकम्स को ऐड करो तो मिलता है नेशनल इनकम, यानी कितना अर्न हुआ, ये इनकम मेथड है। अब तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम देखते हैं लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसी ना किसी ने खरीदा भी होगा। इसमें चार चीजें इंक्लूड होती हैं: प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। एग्जाम्पल, आपने मोबाइल खरीदा, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, कंपनी ने मशीन ली और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। इन सब का टोटल नेशनल इनकम बन जाता है। सिंपल याद रखो, प्रोड्यूस, अर्न, स्पेंड, तीन एंगल से सेम चीज मेजर हो रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जो पैसा आप बचाते हो वो सेविंग्स है। और इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है उस सेविंग्स को कहीं लगाना जहां से रिटर्न आए, जैसे एफडी, स्टॉक मार्केट, बिजनेस। इकोनॉमी के लिए ज्यादा सेविंग्स और उनका सही इन्वेस्टमेंट बहुत हेल्दी साइन होता है, क्योंकि जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो नए बिजनेस बनते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और ग्रोथ आती है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के दाम बढ़ना, और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल, आज 100 रुपए में दो चीज़ें आती हैं, कल सिर्फ एक आएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं: होलसेल लेवल पर WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और रिटेल लेवल पर CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं और मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब होता है कितने लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो लोगों के पास इनकम है, वो खर्च करेंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो स्पेंडिंग कम होगी और इकोनॉमी स्लो हो सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है FDI और FPI। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में बिजनेस सेटअप करे, जैसे कोई फॉरेन कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगाए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेबल होता है और जॉब्स क्रिएट करता है। दूसरी तरफ FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है और इसे हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी मार्केट से निकल सकता है और वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का पैसा कैसे आता है और कैसे खर्च होता है, यानी टैक्सेस और स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट का खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा है तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और करंट अकाउंट बैलेंस होता है रिसीप्ट्स माइनस पेमेंट्स। फिस्कल पॉलिसी के तीन टाइप्स होते हैं: न्यूट्रल, जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो; एक्सपेंशनरी, जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है ग्रोथ बढ़ाने के लिए; और कॉन्ट्रैक्शनरी, जब गवर्नमेंट खर्च कम करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी। ये कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम होता है मनी सप्लाई कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट्स मैनेज करना और इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है और पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होता है, इससे ग्रोथ बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है और पैसा कम सर्कुलेट होता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट और डेफिसिट। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड।
एक्सचेंज रेट का मतलब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, जैसे 1 रुपये से कितने डॉलर। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो करंट अकाउंट सरप्लस। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन गई है। अब कोई भी कंपनी कहीं भी प्रोड्यूस कर सकती है और कहीं भी सेल कर सकती है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट यूएस में डिजाइन होता है, चाइना में बनता है और इंडिया में बिकता है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे बेटर रिसोर्स एलोकेशन, कस्टमर को ज्यादा ऑप्शंस, और नेगेटिव्स भी हैं, जैसे हाई कंपटीशन और इकोनॉमीज का एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनालिसिस का रोल। ये फंडामेंटल एनालिसिस का बेस है। इससे हमें समझ आता है इकोनॉमी में क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट किसी कंपनी पर क्या होगा। जैसे जीडीपी ग्रोथ देखकर हम समझ सकते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सब इंडिकेटर्स फ्यूचर डायरेक्शन बताते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ट्रेंड्स। 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। सेक्युलर ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जैसे डिजिटलाइजेशन। साइक्लिकल ट्रेंड्स जो साइकिल में चलते हैं जैसे बूम और रिसेशन। और सीजनल ट्रेंड्स जो प्रिडिक्टेबल होते हैं जैसे फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ना। तो दोस्तों, आज हमने समझा इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो डायरेक्टली मार्केट को मूव करते हैं। सिंपल याद रखो, इकोनॉमी स्ट्रांग तो मार्केट स्ट्रांग, इकोनॉमी वीक तो मार्केट वीक। अगर आप इन इंडिकेटर्स को समझ गए तो आपका डिसीजन मेकिंग लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। नेक्स्ट, हम इन्हें रियल मार्केट एग्जाम्पल्स के साथ और डीपली कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं वो आपके NISM XV एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझा है तो समझ लो आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और अब आप नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो सिंपली कमेंट में लिख देना नोट्स, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप सीरियस हो NISM एग्जाम क्लियर करने को लेकर तो चैनल मार्केट दोस्त को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो जो NISM एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके और आप सब साथ में ग्रो कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय श्री राधे।